हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फैक्ट्स में। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कराना है। सूची 1 युद्ध से संबंधित है और सूची 2 जो युद्ध जिस गवर्नर जनरल के समय हुआ है उससे संबंधित है। तो पहली सूची है प्लासी का युद्ध 1757। यह रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध लड़ा था। इसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। दूसरा है बक्सर का युद्ध 1764। ये बेंसीटाट के समय हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुग़ल बादशाह तीनों की संयुक्त सेनाओं के खिलाफ लड़ा था। इसमें भी अंग्रेज़ों की विजय होती है। तीसरा है बंगाल का युद्ध 1770। ये कार्टियर के समय होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हेक्टर मुनरो। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हेक्टर मुनरो। 1764 में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो बंगाल का द्वैत शासन 1765 से लेकर के 1772 तक चला, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। और बंगाल में द्वैत शासन का तात्पर्य था कि प्रशासन का कार्य बंगाल के नवाब के पास रहेगा, जबकि दीवानी यानी कर वसूलने का कार्य अंग्रेज़ों के हाथ में रहेगा, और इस व्यवस्था को द्वैत शासन कहा गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम ने सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। और दूसरा शासक था मैसूर का राजा। तो पहला हैदराबाद का निज़ाम है और दूसरा मैसूर का राजा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ कौन सी संधि की? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, और इस संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेज़ों को देना पड़ा था। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, आप सब लोग जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहले डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, सुगौली की संधि 1816 में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि अंग्रेज और यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी, और इस संधि के द्वारा नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से राज्य कब्जे किए गए थे? तो हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झांसी, नागपुर और सतारा। जिन राज्यों पर कब्जा किया गया था वो झांसी, नागपुर और सतारा राज्य थे। अगला क्वेश्चन है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित कौन है? कौन गवर्नर जनरल है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित हैं विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनाईमुडी ये एक पर्वत शिखर है। ये अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। तो पहला ए का चौथा हो जाएगा। उसके बाद डोडा बेट्टा, ये भी एक पर्वत शिखर है और ये नीलगिरी श्रेणियों में स्थित है। उसके बाद धूपगढ़ जो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। और उसके बाद गुरु शिखर, ये अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च चोटी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
गॉडविन ऑस्टिन, या इसको K2 कराकोरम द्वितीय भी कहते हैं। ये संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो उत्तराखंड में इनको बुग्याल और प्यार कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुग्याल और प्यार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय का कुमायूं एक भाग स्थित है, जिसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुमायूं हिमालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का जो प्रादेशिक विभाग है उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानयोमा कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा जो पर्वत श्रेणी है यह म्यांमार में स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे पर्वत श्रेणियाँ दी गई हैं, इनको पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना हो या उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना हो, पर्वत श्रेणियों का क्रम होता है, सबसे पहले आ जाएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और फिर पीर पंजाल। तो इसका क्रम हो जाएगा 3 4 1 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 3 4 1 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा ये गलत हो जाएगा, दूसरा सबसे ऊंचा नहीं होगा। हिमालय का एक पर्वत शिखर है कंचनजंगा, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। दूसरा ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो काराकोरम ही है। तो यहाँ पे ये गलत है, दूसरा नहीं होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 सदस्यों का निर्वाचन होना था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 208। कांग्रेस को 292 स्थानों में से 208 स्थान प्राप्त हुए थे। उसके बाद पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 299। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कि एक सदस्य कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 10 लाख व्यक्तियों का। लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभाओं ने। प्रांतों के विधानसभाओं ने संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। उस समय संयुक्त प्रांत था और इस प्रांत का संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1946। जून जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की स्थापना कब हुई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946।
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसी दिन संविधान सभा की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग इस प्रश्न से परिचित हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी क्षेत्रक भी हो और निजी क्षेत्रक भी हो, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत एक विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्रक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में जिस क्षेत्रक का सबसे ज़्यादा योगदान है वह है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक का भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें न निर्यात होता हो न आयात होता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था या क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस बात पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और बाजार के आकार पर भी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्तर पर ले जाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक जो बेरोजगारी पाई जाती है वो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में मौसमी और अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी देश की बेरोजगारी में बहुत गंभीर समस्या बन गई है। तो इस प्रकार ये वीडियो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।